और अब खबर नगर निगम हेरिटेज से है, जहां राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को लेकर लगातार एक्टिव मोड में महापौर कुसुम यादव सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रही हैं। सड़कों के सौंदर्यीकरण का पेचवर्क और सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। कुसुम यादव ने परकोटे का भी दौरा किया, जहां चौड़ा रास्ता और फिल्म कॉलोनी में सफाई व्यवस्थाओं को देखा और निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चौड़ा रास्ता व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो है वो भी इस दौरान कुसुम यादव के साथ में मौजूद रहे। और 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन होगा। इसको लेकर के सफाई व्यवस्था का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात। पंजाब विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने मुलाकात की। देवनानी ने पंजाब की समिति के सभापति और सदस्यों का अभिवादन किया। राजस्थान विधानसभा में बनाई गई संविधान दीर्घ और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय और सदन संचालन में संबंधित नवाचारों के बारे में भी चर्चा की गई। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2024 अब तक 5 अधिवक्ताओं ने दाखिल किए हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए आज 3 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया। संगीता शर्मा, महेंद्र शांडिल्य और राजीव सोगरवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इंद्रेश शर्मा और राजेश महर्षि पहले से ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अध्यक्ष पद पर आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है और अध्यक्ष पद पर 5 नामांकन अब तक दाखिल किए जा चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2024 को लेकर के अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं और अब तक 5 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान सरकार के 1 साल पूरे होने पर हमारे पॉलिटिकल संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने जवाहर सिंह बेढ़म से खास बातचीत की। आप भी सुनिए बातचीत। जवाहर सिंह जी, मैं जब भी आता हूँ आपके यहाँ यही तस्वीर मिलती है। सुबह 9 बजे से लगातार इस तरह का लोग आते हैं, आप सुनवाई करते हैं और 1 to 1 संवाद करते हैं, हर व्यक्ति की समस्या को सुनते हैं और मौके पर समाधान भी करते हैं। 1 साल आपका पूरा होने जा रहा है, तो क्या माने इस तरह के रोल अगर सभी मंत्री करते तो बहुत कुछ अचीवमेंट आपकी सरकार के पास है? देखिए, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हम जयपुर जब भी रहें तो राजस्थान भर से आने वाले लोगों की उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं उनको सुने और उनका समुचित नियमानुसार जो भी समाधान हो सकता है उसके हम मंत्री स्तर पर प्रयास हमको करने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में जितने भी मंत्री हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी लोगों को सुनते हैं और सभी मंत्रीगण हमारे जो लोग आने वाले हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनकर उचित स्थान पर उसके समाधान के निर्देश दिए जाते हैं। देखिए, मेरे पास यूं तो 4 विभाग हैं और प्रमुख रूप से चूंकि गृह राज्य मंत्री का दायित्व है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने 1 वर्ष में अपराध पर अंकुश लगाया है। जो संगठित अपराध करने वाले लोग थे उन लोगों ने अपराध करना छोड़ दिया है। जिन लोग अपराधी गतिविधियों में लिप्त थे उनके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान दलित अत्याचार और महिला अत्याचारों की बेतहाशा वृद्धि हुई थी, हमारे शासन काल में हमारे राज्य में हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है और इस तरह के अपराधों में भी भारी कमी देखने को मिली है। पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान शराब माफिया, ड्रग्स माफिया जिस तरह से हावी था पूरे राजस्थान पर, खनन माफिया हावी था, उन सब पर अंकुश लगा करके हमने आम जन को चैन में जीने के लिए राजस्थान की पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पेपर लीक माफिया हावी था, पेपर लीक होते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार के दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। आम जन
सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वही पुलिस है जिस पुलिस का मनोबल बढ़ाकर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। कांग्रेस की सरकार में तो तीसरे दिन पुलिस पिटती थी साहब, और उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज पुलिस कानून की रक्षा के लिए मुस्तैदी से काम करती है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उस स्लोगन को साकार करने के लिए हम आगे बढ़े। एक सवाल आपसे लगातार, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से मेरी विधानसभा क्षेत्र वही है संयोग से, एक आपका समाज और विधानसभा क्षेत्र एक मांग बार बार उठाती है कि जवाहर सिंह बेगम को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक गुर्जर मंत्री बनाए हैं, कैबिनेट की लगातार वो मांग करते हैं आपसे। हालांकि कई बार मैं एक सामाजिक कार्यक्रम आपसे जुड़ा था, उस समय आपने बड़ा सुंदर जवाब उसका दिया था कि आपने जो मांगा वो मिला, लेकिन लगातार ये समाज की मांग है, विधानसभा क्षेत्र की भी मांग है कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। क्या माने, आने वाले राइजिंग राजस्थान के बाद जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं रिशफल होगा तो हम कैबिनेट मंत्री के रूप में आपका इंटरव्यू कर रहे होंगे? देखिए, किसी की इच्छा की पूर्ति होना तो मैं समझता हूं मुश्किल है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब जब जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैंने उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है। और आज जो मैं सरकार में बैठा हूं वो भी गिरिराज जी की कृपा से और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हूं। मुझे जो दिया है मैं संतुष्ट हूं और बड़ी ताकत के साथ मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगा हुआ हूं। अब जनता की मांग उठना, जनता के द्वारा कहना या लोगों की अपेक्षाएं होना, ये उनका स्वयं विवेक है और स्वयं की इच्छा है, लेकिन मैं जो भी कह सकता हूं मुझे बहुत कुछ मिला है और उस मिला है उसी के कारण मैं जनता की मदद कर पा रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं होता तो ये ग्राउंड भरा मिलता क्या साहब? बहुत कुछ है और उस बहुत कुछ है उसी से मैं लोगों की भलाई के काम कर रहा हूं। ये थे जवाहर सिंह बेगम, जिनका कहना है कि हम राजस्थान को और बेहतर करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कानून व्यवस्था को और टाइट करेंगे ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के धन्वंतरी ओपीडी में मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर्ची के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, तो वहीं तीमारदारों को अस्पताल में ट्रॉली तक मुहैया नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि हर दिन की ओपीडी रोजाना 10,000 से ऊपर होती है, लेकिन मात्र 22 ट्रॉलियां से खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं खींचने के लिए लगाई हुई ट्रॉली बॉयज 12 लगे हुए हैं। ऐसे में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 22 ट्रॉली है और 5 व्हीलचेयर है, और जैसे कर्मचारी हमारा होता है वो साथ जाता है, और कर्मचारी नहीं है तो आईडीपी दी जाती है। वैसे 14 आदमी है। बहुत जान सा है, ये रेडी नहीं मिल रही है साहब, 1 घंटे समझा हो गया यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई भी आधार कार्ड मांगते हैं, कदे पैन कार्ड मांगते हैं, कदे लाइसेंस मांगते हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया, गाड़ी के अंदर ही है मरीज। अभी तक तो कोई, दोनों पैर गंडम है साहब, टूटे हुए हैं। हाँ, प्लेट गल रही है गाड़ी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से मरीज यहां पर उपचार लेने के लिए आते हैं। धन्वंतरी ओपीडी मात्र 22 ट्रॉलीज और 14 ट्रॉलीज बॉयज के पीछे चल रही है। जब कभी भी मरीज दुर्घटनाग्रस्त आते हैं तो उन्हें ट्रॉलियां मुहैया नहीं हो पा रही हैं। मात्र 22 ट्रॉलियां हैं और 14 ट्रॉलीज बॉय है। ऐसे में मरीजों के परिजन ही ट्रॉलीज खींच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि आम जन का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन ऐसे में सवालिया निशान ये खड़े होता है कि जब मरीजों के परिजन ही ट्रॉलियां खींचेंगे तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ कैसे मिल पाएगा। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च होने वाले आम जन को किस तरह से बेहतर लाभ मिल पा रहा है, इस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच बेधड़क, जयपुर। और अब खबर टोंक के देवली से है, जहां पर कुचलवाड़ा रोड प्रेमनगर निवासी युवक की मौत के मामले में आखिरकार प्रशासन और समाज के लोगों के बीच समझौता हो गया। सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद परिजन और समाज के लोग पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन की ओर से 5 लाख की आर्थिक सहायता और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। आर्थिक सहायता और नौकरी का आश्वासन मिला, उसके बाद से लोगों ने अपने प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। कोटा के इटावा के रामपुरिया के पास सड़क किनारे गड्ढे में एक युवक का शव मिला।
सूचना पर इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गड्ढे से बाहर निकालकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक बीती रात को किसी परिजन को छोड़कर वापस अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि स्टेट हाईवे 120 पर रामपुरिया और हथौली के बीच घुमाव पर बाइक असंतुलित होकर गिरने से ही पूरा हादसा हो गया है। बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसकी वजह से हादसे का शिकार होना पड़ गया और सड़क के किनारे युवक का शव मिला। इटावा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और सुबह इटावा पुलिस को शव गड्ढे में मिला। जोधपुर में अजब गजब मामला देखने को मिला है। 3 भैंसों को पुलिस ने पकड़कर थाने में बांधा और मालिकाना हक जताने के लिए मालिक पाड़ू को गवाही के लिए लेकर आया। थाना पाड़ू ने भैंस का दूध पिया तो पुलिस ने भैंसें छोड़ी। इस दौरान का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ये पूरा मामला बनाड़ थाने का है। ये 3-4 दिन पहले हमारे सुभाष जी एएसआई साहब रात्रि गश्त में थे। गश्त के दौरान उनको एक सस्पेक्ट व्यक्ति दिखा जो 3 भैंसे लेके जा रहा था। उसको रोककर नाम पता पूछा तो उसको घबराहट हुई, थोड़ा संदेह हुआ कि ये भैंस चोरी की हो सकती है। तो भैंस को 3 भैंस थी, उनको बनाड़ थाने के पास में सुरक्षित बांध के फिर पता लगाने के लिए वीडियो वायरल किए, जगह जगह फोन किए। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि मेरी 3 भैंसें थी और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे नुकसान हो जाता और ये भैंसें मेरी है। तो अब उसका तत्काल में कैसे पता लगा है, इसलिए उसे एएसआई ने कहा कि तुम्हारे भैंस की जो पाडिये हैं, उसके जो बच्चे, उनको ले आओ। तो ये अगर इनके पास जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो वो जैसे उनको छोड़ा तो वो अपनी माँ के पास में पहुंचे, जिससे ये पूरा विश्वास हो गया कि ये उसी की है। भरतपुर के बयाना में नगरपालिका और आरएसआरडीसी के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। अतिक्रमण के चलते 1 महीने से स्टेट मार्ग पर गंदा पानी भरा है। दरअसल मार्ग के दोनों तरफ माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे नालियां बंद हो गई हैं। लेकिन इस मामले में संबंधित विभागों के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। आमजन की शिकायतों पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें, इस जगह पहले एक बार महिला के गिरने से मौत भी हो गई थी। बयाना नगरपालिका और आरएसआरडीसी की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। मेगा हाईवे है अपना बयाना में, इसके दोनों तरफ 1-1 फीट पानी भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं होती है और अतिक्रमण टाइप ऐसे नालियों के ऊपर कुछ निर्माण कार्य सा कर दिया है और कई बार लोगों ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। दोनों विभाग लापरवाही में पूरी तरह मस्त है। बयाना में जो मुख्य सड़क मार्ग है, ये जो बेहर वाला है और भरतपुर के लिए जाता है, बयाना से इधर हिंडोन के लिए जाता है, ये आरएसआरटीसी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार किए गए, जिनका टोल आरएसआरटीसी द्वारा वसूला जाता है। रोड क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, कई जगह गड्ढे बने हुए हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, धूल मिट्टी पड़ी हुई है, गिट्टियां पड़ी हुई हैं, वाहनों को निकलने के लिए, आवागमन के लिए सुविधाएं नहीं है। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी जिम्मेदार आरएसआरटीसी है। उसके बावजूद भी इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रहती है। ये सड़क की कहीं देखभाल नहीं करते, ना उसकी कहीं सफाई करवाते हैं और धूल मिट्टी पानी के जमा होने के कारण। बाड़मेर जिले के चौहटन में आयोजित होने वाले मारवाड़ के अर्थ कुंभ सुइया पोषण मेले को लेकर अब व्यवस्थाओं और तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। उपखंड अधिकारी कुसुमलता ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और मेला क्षेत्र का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली, साथ ही जल्द सभी व्यवस्थाओं की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं और उपखंड अधिकारियों ने तैयारियों का पूरा जायजा ले लिया है। साहब तहसीलदार जी, पीएचडी से एजेंट साहब आए थे और पीडब्ल्यूडी से एजेंट साहब और डिस्कॉम से एजेंट साहब, हम सभी ने मिलकर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है मेले का वो डिसाइड किया। और साथ में हमारे मठाधीश जगदीशपुरी जी महाराज जी थे, जिन्होंने अपना रास्ते का पूरा चेन बताया, कहाँ से श्रद्धालु आएंगे। और आज हमने सुइया मठ में जो सीढ़ियाँ निर्माण का जो काम चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया
और आई होप 10 दिसंबर तक हम सारा काम निपटा लेंगे, जिसमें कि मंदिर में टूटी लगाना, जो श्रद्धालु आएंगे नहाने के लिए तो जो टूटियाँ लगेगी लगभग